गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। तो अगले हम टॉपिक के ऊपर आए हैं। हमारे पास यहाँ पर पेज नंबर 9 रहेगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर पेज नंबर 9। हम यहाँ पर मेजर करेंगे द कंडक्टिविटी को, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द आयनिक सॉल्यूशन। आयनिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है हम कैसे मेजर करें, तो इसको हम मेजर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से। अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि ये एक सर्किट डायग्राम हो गया है हमारे पास में, ये सर्किट अरेंजमेंट हो गया है जिसमें हम 4 रेजिस्टेंस को अरेंज करते हैं और एक यहाँ बीच में उनको गैल्वेनोमीटर को यहाँ पर लेते हैं। तो जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ द 2 रेजिस्टेंस R3 एंड R4। देखिए R3 और R4 वेरिएबल रेजिस्टेंस, R1 और कंडक्टिविटी सेल अननोन रेजिस्टेंस R2। तो यहां पर हमारे पास R3 और R4 तो हो गए हैं हमारे पास में नॉन रेजिस्टेंस। R1 जो हो गया है वो हो गया है रियोस्टेट या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस, और R2 की वैल्यू हमने निकालनी है। तो देखें यहां पर चारों को आप किसी प्रकार अरेंज कर सकते हैं, कहीं पर भी इन चारों में किसी भी जगह पर आप रियोस्टेट ले सकते हैं, किसी भी जगह आप नॉन रेजिस्टेंस ले सकते हैं, एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर बीच में जो ब्रिजिंग बना है इनका, इन दोनों ब्रिज को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ बीच में क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम यहाँ वेरिएशन करते हैं, रेजिस्टेंस को यहाँ चेंजेस करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस जो हमें ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू चेंज करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक ऐसी स्थिति पर मिलेगी जहां पर जो गैल्वेनोमीटर है वो कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। तो अगर जिस पोजीशन के ऊपर यानी रियोस्टेट के रेजिस्टेंस की वैल्यू जिसके ऊपर हमारे पास में गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है, वहां पर ये ब्रिज क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। और उस दौरान जब ब्रिज बैलेंस हो जाएंगे तो व्हेन नो करंट पास दो द गैल्वेनोमीटर में कोई करंट पास नहीं होगा, जब तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जितना करंट इधर आएगा उतना ही करंट इधर आएगा। बैलेंस इज जीरो, नेट इज जीरो, तो जितना आएगा वहां पर उसके हिसाब से वो बैलेंस कर देगा इसके हिसाब से। तो मतलब जो चारों रेजिस्टेंस है इनका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा R2/R4 इज इक्वल टू R1/R3, या फिर हम लिख सकते हैं R2/R1 अपॉन में R4/R3, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो हमने R2 की वैल्यू निकालनी है, अगर इस हिसाब से हम R2 की वैल्यू निकाल लें तो R4 को इधर ले आए, नॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 इंटू R4/R3। अब यहां पर इसकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। अब यहां से R2 हमने निकाला, अब हमें पता है जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है रेजिस्टिविटी इनटू में सेल कांस्टेंट L/A। तो इसके हिसाब से हम बात करें, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे की उल्टी होती है, तो कंडक्टिविटी जो होगी वो होगा सेल कांस्टेंट अपॉन में R2, क्योंकि देखो इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो 1/, कंडक्टिविटी जो होगी वो रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी इंटू सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। अगर मैं यहां पर इसको ऐसे लिखूं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट बाई R2, तो सेल कांस्टेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर इसकी सहायता से हम कंडक्टिविटी निकाल लेंगे उस अननोन रेजिस्टेंस की। अब सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट अभी मैंने आपको बताया कि L/A इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, या लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का रेशियो होता है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी का रेशियो है। या फिर हम बात करें कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस, ये होगा हमारे पास में। तो देखिए हम यहां लिख सकते हैं सेल कांस्टेंट बराबर है लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टिविटी, या फिर कंडक्टिविटी अपॉन कंडक्टेंस। अब जो सेल कांस्टेंट होता है देखिए L/A, L की यूनिट होती है मान लीजिए SI में मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पर मीटर। ये हमारे पास सेल कांस्टेंट की क्या रहेगी, ये हमारे पास यूनिट रहेगी।
इसके बाद हम इसके अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। यहां पर हम बात करते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम हो गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब है कंसंट्रेशन डिक्रीज होना या पानी को और ज्यादा बढ़ा देना। डाइल्यूशन का मतलब है पानी और ज्यादा मिला देना। तो अगर यहां हम देखते हैं विद इंक्रीज द कंसंट्रेशन, अगर हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन यहां पर विद डिक्रीज द कंसंट्रेशन, डाइल्यूशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। या फिर विद इंक्रीज द डाइल्यूशन कंडक्टेंस लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू विल बी इंक्रीज। क्योंकि अभी देखो हमने पीछे इक्वेशन की थी, इस इक्वेशन में लैम्डा ई क्यू वो कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टिविटी, दोनों देखें, मोलरिटी अगर बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी दोनों हमारे पास डिक्रीज होगी। और अगर इनकी वैल्यू घटाएं तो डाइल्यूशन इंक्रीज करता है, तो मतलब लैम्डा ई क्यू इंक्रीज करेगा। विद इंक्रीज द डाइल्यूशन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विल बी डिक्रीज, मगर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो होगी या सिंपल कंडक्टिविटी बात करें वो क्या करेगी, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से वो डिक्रीज होगी, उल्टा होगा। आगे हम बात करें वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लूं या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट लूं तो दोनों के केस में क्या क्या प्रभाव होगा। तो पहला हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो एक्वस स्टेट में डालते ही कंप्लीट आयनों में टूट जाते हैं। तो कहते हैं इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर हम और पानी डालेंगे तो आयनों में टूटना नहीं होगा क्योंकि कंप्लीटली आयनों में टूटा जा चुका है। विद इंक्रीज द डाइल्यूशन द गैप बिटवीन द आयन विल बी इंक्रीज, यानी और आयनों में टूटना नहीं होगा स्ट्रॉन्ग केस में। तो यहां पर केवल और ज्यादा पानी मिलाने से आयनों के बीच में गैप ही बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है और नंबर ऑफ आयन उतने ही है, तो आयनों के बीच में क्या होगा, गैप इंक्रीज करेगा। अब ड्यू टू विच आयनिक मोबिलिटी विल बी इंक्रीज। अगर आयनों के बीच में गैप ज्यादा होगा तो आयन की मूवमेंट ज्यादा होगी। आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप एक भीड़ वाले इलाके में हैं, आप एक क्राउडनेस इलाके में दौड़कर जाते हैं और एक खुले इलाकों में दौड़ के जाते हैं, तो आपको खुले इलाके में दौड़ना आसान रहेगा। तो मतलब जितना ज्यादा आयनों के बीच में गैप होगा उनकी मोबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा तेजी से ट्रेवल करेंगे। तो मतलब आयनिक मोबिलिटी जितनी ज्यादा होगी तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो मोलर कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज। तो इसके लिए इक्वेशन है डिबे-हक्कल-ऑन-सैगर इक्वेशन। किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर जो मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम सी, वो बराबर होगा इनफाइनाइटली डाइल्यूशन के ऊपर या लगभग जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो हमारी कंडक्टिविटी होगी उसमें से बी रूट ऑफ सी, सी क्या है, कंसंट्रेशन, ये घटा दें तो ये हमारी इक्वेशन आएगी। तो इस इक्वेशन को रिजेंबल करें लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो आप देखेंगे y इससे रिजेंबल कर रहा है और जो कांस्टेंट होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला वो इससे रिजेंबल करता है, m रिजेंबल करता है माइनस बी से, मतलब स्लोप नेगेटिव हो गई है, और x रिजेंबल करता है रूट सी से। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें लैम्डा एम सी और रूट ऑफ सी के वर्सेस, तो यहां पर हम क्या पाएंगे, तो इस केस में हम देखें क्या पाएंगे, हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन प्राप्त होगी जो यहां पर देखें लैम्डा एम इन्फिनिटी कह लें कि लैम्डा एम नोट पर कट करेगी वाई एक्सिस के ऊपर। ये ग्राफ हमारे पास एक्सिस पे हमने रूट सी लिया है और लैम्डा एम सी हमने वाई एक्सिस के ऊपर लिया है। तो इसका जो स्लोप होगा वो हमारे पास क्या होगा, माइनस का बी, ये हमारे पास स्लोप रहेगा इसका। तो इसमें हम देखें लैम्डा एम सी जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंसंट्रेशन है, लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नोट मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डायल्यूशन के ऊपर है, बी यहां पर कांस्टेंट है, सी कंसंट्रेशन है। आगे हम बात करते हैं अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तब क्या होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो कंप्लीटली आयनों में नहीं टूटते हैं, जितना ज्यादा हम पानी मिलाते जाएंगे उनका आयनों में टूटना बढ़ता जाएगा, और जितना ज्यादा हम पानी मिलाएंगे
उनके आयनों के बीच में गैप भी बढ़ेगा। मतलब यहां पर दो फैक्टर आएंगे। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट विद इंक्रीज द डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करें तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, आयनों में टूटने का जो रेशियो रहेगा वो इंक्रीज करेगा। दूसरा, आयनिक मोबिलिटी विल बी इंक्रीज। आयनिक मोबिलिटी क्यों इंक्रीज की? क्योंकि आयनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ा है, उसकी वजह से आयनिक मोबिलिटी बढ़ी है। इसकी वजह से सो इट इज डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर, ये दो फैक्टरों पर डिपेंड करेगा। तो मतलब यहां पर दो वेरिएबल हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। अगर एक वेरिएबल होता तो ये लीनियरली करता, यहां पर दो वेरिएबल आ गए हैं तो ये एक्सपोनेंशियली करेगा। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो लैम्डा एमसी क्या करेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन का घटना होता है डाइल्यूशन, तो देखें ये लैम्डा एमसी इंक्रीज कर रहा है। मगर याद रहे जो ये पॉइंट है, ये रेड वाली लाइन है, ये इस एक्सिस को कट नहीं करेंगी, टच भी नहीं करेगी, गैप रहेगा लगातार। क्योंकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली आयनों में कभी नहीं टूटते हैं, तो इसलिए ये गैप बना रहेगा और ये इंक्रीज करता रहेगा। और यहां पर अगर ये इसको कट नहीं करेगा तो हमें एक्सपेरिमेंटली लैम्डा एम इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू नहीं प्राप्त होगी इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। आगे इसमें हम बात करते हैं, तो ग्राफ सो दैट कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट ऑन द वाई एक्सिस। ग्राफ दिखाता है कि जो कर्व है वो वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी। इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट सो लैम्डा एम इन्फिनिटी कैन नॉट ऑब्टेन्ड एक्सपेरिमेंटली इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए हमें लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं मिलेगी, यानी हमें मैक्सिमम जो कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी, वो नहीं प्राप्त होगी एक्सपेरिमेंटली। अब इसका जो सॉल्यूशन निकाला वो कोलार्च ने निकाला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि उन्होंने सॉल्यूशन इस चीज का कैसे निकाला। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था।